हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का संपूर्ण निचोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कंप्लीट हिंदी साहित्य को हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं। जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ खत्म कर लिया है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आधुनिक काल पर आइएगा। अब आधुनिक काल हमारा प्रीवियस क्लास हम आपने देखा होगा, तो हमने आधुनिक काल स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमने हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखा था। जिसके अंदर हमने जाना कि ब्रज भाषा में कई सारे गद्य रचनाएं की गई थी। कौन कौन सी थी ब्रज भाषा गद्य? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे। जिसके अंदर आता है आपका श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, फिर अष्टयाम नाभादास की है, अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, नासिकेतोपाख्यान, ये सब आपका ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई रचनाएं हैं। और इसके बाद आपने पढ़ा था खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं जो थी, जिसमें चंद चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि की रचना है। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये सब हमने यहाँ पे कंप्लीट प्रीवियस क्लास में कर लिया था। एक बार आपको रिकॉल कर रही हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से वो रिवीजन हो जाए। फिर हम अपने आज के क्लास पे आएंगे जो हमारा भारतेंदु युग है। आज उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा भारतेंदु युग आपका कंप्लीट होने के बाद हम आपको भारतेंदु युग से संबंधित जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो सारा आपको कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे ही। तो ये सारा आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जिनका भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो वहाँ के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, टीआरई 4 आपका आने वाला है। जो भी लोग संकोच में है वो बिल्कुल भी संकोच ना करें, और ये याद रखिए कि आपका जो तैयारी है वो आपका बिल्कुल अप लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन कितना हाई होता जा रहा है। और हिंदी का कट ऑफ जो है वो आपको 95 प्लस रखना ही पड़ेगा। अपने अपने तरफ से अपने स्तर से इतना आपको लेके आना पड़ेगा, और वो आपका तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कीजिए अच्छे से मेरे साथ यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत सारे मैं करवाऊंगी, और जितना मैं आपको करवा रही हूँ इतना आप अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक न्यूज़ और दे दूँ, देखिए टेलीग्राम पे आप लोग अगर नहीं हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पे भरपूर कराई जा रही है आपको शाम को 7 बजे। ठीक है, 7 PM पे आपको लगभग 2 से 3 क्विज़ हम करते हैं, जिसमें साइंस के क्विज़ होते हैं जीके जीएस के लिए, और कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिंदी व्याकरण की भी वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने भी किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार आपका अनुभव है। तो क्विज़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है, और आपको इतना क्विक रिस्पॉन्स, आपका माइंड इतना ज़्यादा जो है ट्रेंड हो जाएगा इतने टाइम में कि आपको एक क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ना मत भूलिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाया कीजिए। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी जो मुझे आपको देनी थी। अब कई लोग क्वेरी करते हैं, यहीं पे वीडियो में ही मैं बता देती हूँ ताकि आपको बार बार कहीं और से पूछना ना पड़े। हिंदी साहित्य का जो ये पूरा नोट्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके मैसेज करके यहाँ से वो नोट्स आप ले सकते हैं। नंबर है 7992287750। ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। कितना में मिलेगा? 299 रुपीज़ आपको लगेंगे। पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स आपको कंप्लीट उसी में मिलेगा, प्लस आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। एक एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। जितने भी लोग को मिला है अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ग्रुप में आपको आज जो है
भारतेंदु युग की पूरी नोट्स आपको मिल गई है और शाम तक आपको इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन में आपको साथ ही साथ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा आंसर, ताकि आप उस क्वेश्चन के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जो उसका बैकग्राउंड है उस क्वेश्चन का। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपका प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ जो मैं आपको करवाऊँगी वो उस बुक से नहीं करवाऊँगी, वो मैं आपको अलग क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, ताकि कई लोगों का है कि थोड़ा पैसा लगा रहे हैं तो उनको कुछ तो प्रायोरिटी लिस्ट में मिलना चाहिए, तो फिर इस वजह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम यहाँ पे फटाफट से। तो ये सब हमने देख लिया था, तो हम आगे बढ़ेंगे सीधा सीधा। देखिए बोली खड़ी बोली से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा हो गया, भाषा योग वशिष्ठ हो गया, पद्म पुराण का भाषा अनुवाद, मंडोवर का वर्णन। देखिए नासिकेतोपाख्यान काफ़ी बार पूछा गया है, सुख सागर प्रेम सागर आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, और ये आपका उदयभान चरित्र, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये आपको जस्ट याद दिला रही हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 4 ऐसे जो पर्सनैलिटी थे, जो व्यक्तित्व थे, वहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज से किन्होंने काम किया है, किससे संबंधित है नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार बनते हैं। सदल मिश्र, सदा सुखलाल, ये सब आपको हमने करा दिया था। तो चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में हमने पढ़ा, जो जिन्होंने बनारस अखबार निकाला था, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया है, इनके क्या पुस्तकों का नाम है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत जो है अच्छे से बताया गया सांस्कृतिक सामाजिक पुनरुद्धार के लिए किस प्रकार से संस्थाएं बनाई गई थी, जो आपके ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतेंदु युग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए क्योंकि हमने 2 बुक को आधार बनाया है कि तो दोनों का ही मैंने यहाँ पे वर्गीकरण यहाँ पे आपको मेंशन किया है, जिसका भी आप जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से अगर हम देखें तो आधुनिक काल का वर्गीकरण किस प्रकार से इन्होंने किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे संवत 1900 से 1980 सामान्य परिचय उन्होंने अपनी पुस्तक में पहले गद्य का विकास किया, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिलेगा उनकी पुस्तक में, सामान्य परिचय जो आधुनिक काल का रहेगा, गद्य का विकास जो हमने नेक्स्ट क्लास में किया, प्रीवियस क्लास में किया था। फिर उसके बाद गद्य साहित्य का आविर्भाव, हिंदी आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। ठीक है, उसके बाद द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, इस प्रकार से ये डेट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको गद्य साहित्य की वर्तमान गति, यहाँ पे तृतीय उत्थान जो है इनका संवत 1975 का, इसमें काव्य खंड कुछ दिए गए हैं, ये यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, लेकिन द्वितीय तृतीय और प्रथम उत्थान के बारे में आपसे पूछ सकता है डेट से। अब आगे देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। नगेंद्र के अनुसार बात की जाए तो पुनर्जागरण काल इन्होंने कहा भारतेंदु युग को, ये बात भी आपको हमने बताया हुआ है। 1857 से 1900 ईस्वी जागरण सुधार काल इन्होंने कहा है द्विवेदी युग को, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, ये बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा आसानी से। छायावादी युग जो है वो 1918 से 1938 ईस्वी, छायावादोत्तर काल के अंदर आता है प्रगति से प्रयोग काल 1938 1953, और नवलेखन काल 1953 से अब तक, ये इनका पूरा वर्गीकरण है। 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्गीकरण है ये किस दृष्टि से इन्होंने किया है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के रचना काल से संबंधित है। ठीक है, उनका महिमा मंडित व्यक्तित्व रहा है, और वो 35 साल की ही इनकी जीवन आयु रही है, और 35 साल में ही इन्होंने जो है बहुत अच्छे से इतना अच्छा इन्होंने रचना किया है कि यह जो पूरा समय है, ये जो इनका पूरा जीवन काल है, इसी को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1850 से 1885 तक जो है भारतेंदु जी का रचना काल रहता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था, और सरस्वती का प्रकाशन जो है वो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे 1885 तक का जो समय है
उसको भारतेंदु युग कहा गया। समझ में आया। इसके बाद आपका आता है द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। ये बात आप जानते हैं और इसको हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो आज जानते हैं इसको। सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ था, ये भी आपका पूछा जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कब किया, ये भी पूछा जाता है। कब से कब तक किया, तो ये भी पूछा जाता है। तो 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी द्विवेदी काल पढ़ाऊंगी वहाँ पे ये सभी चीज़ें मेंशन होंगी। यहाँ पे हम भारतेंदु युग के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आधुनिक, यहाँ पे भारतेंदु युग क्यों कहा गया और यहाँ से यहाँ तक के ही काल को क्यों कहा गया, क्योंकि यहीं तक जो है भारतेंदु जी का जीवन काल रहा था, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने उभर के आए, द्विवेदी जी, जिनके नाम से द्विवेदी युग आपका रखा गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में ना तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन, ना लल्लू लाल का ब्रज भाषापन, ना सदन मिश्र का पूर्वीपन था। अब ये पॉइंट आप तभी समझ सकते हैं जब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, जहाँ पे हमने आपको बताया कि इन्होंने सदा सुखलाल ने जो है किस प्रकार की भाषा की रचना की, लल्लू लाल ने किस प्रकार, उनकी जो भाषा है उसमें ब्रज भाषा का ज़्यादा देखने को मिलता था। फिर सदल मिश्र जो है उनका पूर्वीपन ज़्यादा उनकी भाषा में देखने को मिलता था, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है भारतेंदु युग जो है वो सही में इनकी ही रचना को मानकर रखा गया है। अब इनका सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। देश हित और समाज हित की भावना का समावेश जो है वो सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलती है। इसमें क्या अलग था, क्या विशेष था, वो ये था कि इन्होंने जो उस समय के तत्कालीन जो भी परिस्थितियां थी, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो भी वहाँ उस समय में जो सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी उस पर उन्होंने विरोध किया है। व्यंग्यात्मक तरीके से इन्होंने एक नया इन्होंने जो है साहित्य को नया दृष्टि प्रदान किया। इन्होंने कैसे, तो साहित्य में किसी का व्यंग करके भी कटाक्ष किया जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रमुखता से अपनी रचना में दिखाया है। तो इसलिए एक नया कह सकते हैं कि एक नवीनतम आधार देखने को मिला हिंदी साहित्य में। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक ने किया है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो भारतेंदु के इस योगदान पर इन्होंने कहा है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया है। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। ये किन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है, तो भारतेंदु। ये दो बातें याद रखेंगे। और देखिए इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं। पहले जो था, आपने देखा होगा हमारी जो पहले की जो पृष्ठभूमि रही है, जो हमारा आदि काल रहा है, भक्ति काल रहा है या रीति काल रहा है, रीति काल में तो बिल्कुल भी जो है समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। वो सिर्फ राजाओं के वीरता शौर्य का वर्णन करते थे, श्रृंगार रस का वर्णन करते थे। तो कभी दूर दूर तक जो है ये समाज से मिला हुआ नहीं था। रीति काल के टाइम पे आपने देखा था कि किसी भी जनता से मिलकर, जनता के द्वारा जनता की जो परेशानियां हैं उसको उन्होंने साहित्य के माध्यम से कभी भी दिखाने का प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वजह से क्या हुआ था, हमारे जीवन और साहित्य के बीच में विच्छेद बढ़ गया था, ठीक है, दूरियां बढ़ गई थी। उसको कम करने का काम किसने किया, भारतेंदु जी ने किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं तो बोलना ही भूल जाती हूँ, आप सभी को, जो भी लोग नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा हिंदी साहित्य जीके जीएस के क्लासेस आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे आप सभी के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो चलिए फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे जिन्होंने कर दिया है उसको फिर से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए, भारतेंदु मंडल के साहित्यकार के बारे में जानते हैं। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जो हैं जिन्होंने कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो भारतेंदु मंडल के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके ऑप्शन में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि सारा हम देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है सारा हम देखेंगे अभी।
अब यहाँ पे देखिए कि उन्हें भारतेंदु जी ने 35 वर्ष की अल्प आयु ही प्राप्त की थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। किंतु इतने कम समय में भी उन्होंने इतना अच्छा अपना अच्छा मंडल तैयार किया था अपने लेखन की शैली के वजह से। उनका एक अच्छा खासा अपना ग्रुप तैयार हो गया था। मंडल मतलब ग्रुप, जैसे आपका अपना ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, वैसे ही उनका लेखन मतलब जो भी जितने भी अच्छे अच्छे कवि थे, जितने भी अच्छे अच्छे लेखक थे, उनका एक अच्छा खासा उनका ग्रुप तैयार हो गया था। उसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये सब नाम आपको याद रखना है क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखिए भारतेंदु जी की शैली हुआ करती थी जो दो प्रकार से ये लिखते थे, एक था भावावेश शैली, एक था तथ्य निरूपण शैली। तो इनकी जो रचनाएं होती थी वो क्या होती थी, वाक्य छोटे छोटे होते थे, सरल बोलचाल भाषा में होते थे, तो उसे हम कहते थे भावावेश शैली। ठीक है, मतलब अपने भावों को को अभिव्यक्त करने की शैली, छोटे छोटे जो हम आम बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार का प्रयोग करते हैं उस प्रकार की भाषा में। जैसे अंधेर नगरी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा उसको तो पढ़ के आपके चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आएगी और साथ ही साथ क्रोध भी आएगा। तो एक तरह से वो भावावेश है, आपके मन मस्तिष्क में वो छाप छोड़ देता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो दृश्य चल रहा है। तो इस प्रकार की कुछ उत्तम कोटि का इनका लेखन होता था। और दूसरा है तथ्य निरूपण शैली। तथ्य निरूपण शैली का मतलब होता है कि इसमें आपका संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता था। ठीक है, तो निरूपण तो आपने रीतिकाल में पढ़ा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म कंडीशन फॉलो होते थे, है ना, जहाँ पे नियम कानून बहुत ज़्यादा फॉलो होते थे। तो बस वही बातें हैं, ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो नाटक से होता है। भारतेंदु जी ने बंगाल के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया था। ये पॉइंट बहुत बार आपके एग्जाम में बना है, तो सीधा सीधा इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी सबसे पहले किसने किया, भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। अब इसका क्या मतलब है, तो जो ये नाटक रचते थे, जिनका ये रचना करते थे, उसको इन्होंने नाटकों के रंगमंच पर प्रस्तुत भी किया है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटक में अभिनय भी किया करते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें स्वयं भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि पंडित शीतल, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, पंडित शीतल प्रसाद त्रिपाठी की रचना है जानकी मंगल नाटक। ठीक है, और इसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। और इसे देखने के लिए कौन आए थे, तो काशी के नरेश थे महाराज ईश्वरी नारायण सिंह, ये खुद पधारे थे वहाँ पे, इनको देखने के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में बनता है। अब यहाँ से देखिए दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो जानकी मंगल नाटक किसकी रचना है, तो पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, और इनका इन नाटक पर किन्होंने अभिनय किया था, भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। अब ये जो नाटक है इसको देखने के लिए कौन आया था, तो याद रखिएगा ईश्वरी नारायण सिंह, जो एक नरेश थे। ठीक है, एक महाराज थे वो काशी के, वो यहाँ पे आए हुए थे। कहाँ के नरेश थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, काशी। ठीक है, तो एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें थी। और एक क्वेश्चन तो मुझे बड़ा ही अनोखा मिला था, DSSB का था या आई थिंक UP PGT का था, ऐसे कोई क्वेश्चन था जिसमें पूछा जा रहा था कि कौन से ऐसे रचनाकार है जिन्होंने अभिनय करने के लिए, नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी मूंछ मुड़वाने की। ठीक है, तो पूछा जाता है। तो काफ़ी अनोखा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अब आपका इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो जितने प्रीवियस से क्वेश्चन होते हैं ना, उसके फैक्ट्स को भी मैं उठा के अपने नोट्स में डालती हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है इतना सब कुछ एक जगह पे कंज्यूम करने में। तो बस आप उसको वही रिस्पेक्ट दीजिए कि आपको पूरा कंप्लीट इसको देखना है, ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छे समझ सकें। यहाँ पे हम कहानी की तरह बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दिमाग में कभी ये सारी बातें इंस्टॉल हो जाएंगी। बाकायदा आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। और जो भी फैक्ट्स हैं उसको आपको 2-3 बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, जिस दिन आप अपने विषय में अच्छे से ज्ञाता हो जाएंगे उस दिन आपको जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो वो जॉब आपकी हो जाएगी। मेहनत आपको कब करनी पड़ती है, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होता है। तो कभी भी वैकेंसी का वेट मत कीजिए, फॉर्म के आने का वेट मत कीजिए, अपने
ज्ञान को बढ़ाने का आपको काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, अच्छे से अपना सारा नोट्स कलेक्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें बना लेते हैं, सारा कुछ आपके पास होता है, सारा ज्ञान आपके पास होता है, तो सिर्फ आपको उसको रिवीजन करना होता है और बहुत ही आसानी से एक के बाद एक के बाद एक कई सारे आप जो हैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के योग्य हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने 4 नौकरी इन्होंने निकाली, कि इन्होंने भी अगर एक बार हो जाता है तो 2-3 बार और एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान डेवलप हो जाता है। तो हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की बारे में सोचा कीजिए, न कि फॉर्म के बारे में कि फॉर्म आएगा तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है? ये ईमानदारी आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये याद रखिए, प्रताप नारायण मिश्र यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, अपने पिता से आज्ञा मांगी कि भैया पिताजी मुझे जो है इस नाटक में अभिनय करना है और इसके लिए मुझे मूंछ मुड़वाने की आज्ञा आप दे दो। ठीक है? तो ये कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत आसानी से आपको याद भी रह जाएगा। तो ये याद कैसे रहेगा? ये एक 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो मूंछ मुड़वाने, मूंछ का बहुत प्रताप होता है। मूंछ का क्या होता है? जो भी पुरुष होते हैं उनके लिए मूंछ का बड़ा ही प्रताप होता है, प्रताप माना जाता है जिनके मूंछ होते हैं। तो उसी से याद रख लेना, प्रताप नारायण मिश्र। और जितने भी पुरुष हैं वो बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, बस याद कराने के लिए था। चलिए, पता चला जिनका मूंछ नहीं है वो अपसेट हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए। इस काल में क्या क्या चीज़ें हुई वो हम देखते हैं। इस काल में अनेक निबंधकार हुए अच्छे। इसके बाद इन्होंने निबंध लिखा समाज पर, राजनीति पर, देश पर, यहाँ की ऋतु, पर्व पर, त्योहार पर, जीवन चरित्र पर भी लिखा। इन सभी विषयों पर इन्होंने निबंध भी लिखा। तो पूछा जा सकता है कि निबंध जो है किस काल में आपका देखने को मिलता है? तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं आधुनिक काल। ठीक है? तो हिंदी का पहला उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास निवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, घोट के पी जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है? इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने हिंदू निस्सहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान जैसे उपन्यासों की रचना की। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? याद रखिएगा, राधा श्री कृष्ण दास। ठीक है? और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना की? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ये दोनों रचनाएं किसकी थी? बालकृष्ण भट्ट की। और राधा कृष्णदास की रचना थी निस्सहाय हिंदू। इसको बोलने में मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, राधा कृष्ण दास। ठीक है? राधा कृष्ण दास। तो ये इनकी रचना थी निस्सहाय हिंदू। ये 2 बातें याद रखेंगे। अभी मैं बाद में आपको रिकॉल करूँगी। ठीक है? तो आंसर आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। ठीक है? थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहेंगी। अब कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो भारतेंदु युग में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। कैसे? इस समय में अगर हम देखें तो पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अब संपादक उभर के आते हैं जो उस समय की जो तत्कालीन जो समकालीन जो परिस्थितियाँ थी, जो उस समय चल रही थी, जैसे अंग्रेजों का शासन, ये 1857, ये सब उसी समय का बात तो चल रहा है। तो 1857 की क्रांति हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि इस समय पे कितना ज़्यादा जो है देखने को मिला था उपद्रव अंग्रेजों के द्वारा। तो ये सब भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। अब यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रख लीजिए, सबको अच्छे से बस नोट कर लीजिए। सदादर्श जो पत्रिका है ये किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है, दिल्ली से। ये प्रकाशन स्थान भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपका प्रकाशन स्थान जो है ये आपको मिलान करने में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? आगे देखिए, हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये पत्रिका किसकी है? कार्तिक प्रसाद खत्री की है, कोलकाता से इसका प्रकाशन स्थान ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? काशी पत्रिका बालेश्वर प्रसाद की है, काशी में इसका संपादन किया जाता है। भारत बंधु बहुत पूछा जाता है, भारत बंधु तोताराम की रचना है, अलीगढ़ में इसका प्रकाशन स्थान हो जाएगा। भारत मित्र रुद्रदत्त की है,
कोलकाता से। हिंदी प्रदीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, प्रयागराज से। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह की है। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की है, कोलकाता। देखिए शुक्ल जी ने ना 25 ऐसे पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताया है, लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी पत्रिकाएं थी, जिसको इन्होंने बाद में ये भी लिखा है कि ये सभी पुस्तक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। तो कुछ ही ऐसी पत्र पत्रिकाएं थी जो कि आपके आगे बढ़ती हैं, और इस काम को आगे बढ़ा के इन्होंने संपादन कार्य को जारी रखा था। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पे रखा है, जो कभी पूछा ही नहीं गया उसको हमने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि ये सभी जो है आपको जितने आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे थोड़ा मैंने ज़्यादा ही रखा है। तो बस आप इतना कर लो। भारत सुदशा प्रवर्तक, ये जो है गणेश प्रसाद का है, फरक्काबाद से। आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है, मिर्जापुर से। सदाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री, जयपुर। ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र का, बहुत पूछा जाता है ये भी, कानपुर से, ये भी याद रखेंगे। भारत जीवन किसका है, रामकृष्ण वर्मा, काशी। और भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हमने पढ़ी हैं, यहाँ पे तो मैम ने बताया नहीं। हम भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। आपको पत्र पत्रिका अलग से क्लासेस मैंने ली हुई थी, अगर आप चाहे तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि सभी चीज़ें मैं बाद में आपको फिर से करवाऊंगी। तो अभी हम फिलहाल भारतेंदु काल पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये देखा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। भारतेंदु तो व्यक्ति का नाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पत्र पत्रिका का नाम भी है भारतेंदु। और ये किसकी है, तो राधाचरण गोस्वामी की है, वृंदावन से इन्होंने ये संपादन किया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है काफ़ी बार। ये भारतेंदु जी ने भी 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनमें से कुछ पत्रिकाएं जो थी वो थोड़े दिन के बाद बंद हो गई। कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी की बड़ी सेवा की, जैसे कि हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कादम्बनी, ये सब आपने देखा अभी। अब देखिए कोलकाता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादकत्व में तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र जो है वो गोपीनाथ के संपादक में निकला था। इस समय ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं निकलती थी, जिसमें उर्दू, ये सब छोड़ दो, ये सब आपके बस की नहीं है। अब यहाँ देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक जगह पे लिख दिया है इसको। कविवचन सुधा इन्हीं की है, 1868, इसका समय भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी मासिक पत्रिका, ये भी ध्यान रखेंगे, और जिसका 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम कर दिया गया। बाला बोधनी, ये नारी शिक्षा के लिए इन्होंने लिखा था, ये है आपका 1874, इसका संपादन किया था। अब हम बढ़ते हैं भारतेंदु जी की तरफ, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इनकी रचनाओं को, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनका जन्म याद रखिए 1850, और मृत्यु इनकी हुई थी 1885 में, ठीक है। तो 1850 याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु इनकी रही है। ये बात आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे मौलिक नाटक हैं कुछ, तो पूछ ले जाएगा कि इनमें से कौन भारतेंदु की मौलिक नाटक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको गलत करवा सकते हैं। रहेंगे सारे ही भारतेंदु जी की रचना, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये पढ़ना इनफ नहीं होगा कि कौन सी रचना भारतेंदु जी की है, ये भी जानिएगा कि कौन सा मौलिक नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा काव्य कृति है, ठीक है। तो मौलिक नाटक के अंदर हो जाएगा आपका वैदिकी हिंसा हिंसना भवती, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद एक और है भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा मौलिक नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। अधूरा मौलिक नाटक है ये। और नील देवी, भारत दुर्दशा बहुत बार पूछा जाता है, अंधेर नगरी भी पूछा जाता है, नील देवी पूछा जाता है, ठीक है। सती प्रताप याद रखिए भारतेंदु जी की अधूरी रचना है। अब अनुदित नाटक हैं कुछ, इन्होंने अनुवाद किए हैं, जैसे विद्या सुंदर, ठीक है, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु काफ़ी पूछा जाता है, दुर्लभ बंधु और रत्नावली, ये सारे आपके जो हैं वो अनुदित नाटक हैं। अब यहाँ पे कुछ काव्य कृतियाँ हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं इनकी काव्य कृतियाँ।
तो प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम से इन्होंने बहुत बार रचनाएं की हैं। प्रेम से की है मतलब प्रेम शब्द का बहुत बार ज़्यादा जिक्र मिलता है। जैसे प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल। देखिए भक्तमाल तो नाभादास की है, एक है आपका उत्तरार्ध, एक है नव भक्तमाल। ये तीनों का नाम आप रचयिता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको याद रहेगा। एक है भक्तमाल, एक है नव भक्तमाल और एक है उत्तरार्ध भक्तमाल। ये तीनों के रचनाकार कौन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी देखूँ कितना एक्टिव आप लोग रहते हो, है ना, कि बस आप कहानी ही सुन रहे हो बैठ के। प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राज्य संग्रह, वर्षा विनोद, विनय पचासा, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा काफ़ी पूछा जाता है, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन ये भी पूछा गया है, बकरी विलाप बहुत बार पूछा जाता है, रामलीला। तो ये सभी आपके हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2-3 उपन्यास है, इसको भी देख लीजिए। हमरी हट काफ़ी पूछा जाता है, रामलीला, सुलोचना, सीलवती और सावित्री चरित्र। निबंध की बात करें अगर हम इनकी, तो सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और जयदेव और बंग भाषा की कविता, ये सब इनकी क्या है, निबंध है। तो ये सब याद रखिएगा। इतिहास ग्रंथ में कश्मीर कुसुम काफ़ी पूछा जाता है, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, और बादशाह दर्पण। ठीक है, अब इनके अगर हम कुछ पर्सनल लाइफ में बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद्र, जो कि एक अच्छे कवि हैं, और गिरधर दास नाम से यह कविता करते थे। भारतेंदु जी नहीं, इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम से कविता करते थे, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। भारतेंदु जी के काव्य गुरु कौन थे, तो लोकनाथ, पंडित लोकनाथ, याद रखिएगा। देखिए बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अगर वो सब यहाँ पे हमने डाल दिया ना, तो बहुत छाट छाट के, बहुत चुन के यहाँ पे चीज़ें मैंने रखी हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद रखी हैं, बहुत सारे प्रीवियस एक क्वेश्चन को हमने देखा, और जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सब हम यहाँ पे आपके लिए हमने डाला हुआ है। ठीक है, भारतेंदु जी के नाटकों निबंधों के विषय जो है वैविध्य थे, मतलब बहुत सारी विविधता थी इनके नाटकों का, जो प्रसंग हुआ करता था वो बहुत अलग अलग विषयों पर इन्होंने लिखा है। चंद्रावली नाटिका में क्या किया इन्होंने, प्रेम के आदर्श का निरूपण किया है। नील देवी में एक ऐतिहासिक नाटक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नील देवी किस प्रकार के संदर्भ में ये रचनाएं की गई हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटक है, याद रखिएगा। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण किया गया है। विशस्य विश्व मौसदम में क्या किया गया है, देसी रजवाड़े के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। तो अलग अलग देख रहे हैं आप यहाँ पे चीज़ें इन्होंने लिखी है। प्रेम जोगनी में इन्होंने धार्मिक पाखंड का चित्रण किया है। इनकी कविता में भक्ति भावना है, श्रृंगारिकता भी है, उसके साथ साथ स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। समाज सुधार, राष्ट्रीयता का इन्होंने बेजोड़ संगम अपने रचनाओं में दिखाया है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं रचनाओं के माध्यम से व्याप्त समाज में कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों का चिट्ठा खोल दिया है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भारतेंदु युग का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। वो है कि उस समय के जो भी सामाजिक कुरीतियाँ, उसका इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है। पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जो भी अंधविश्वास होते थे, जो भी कुरीतियाँ होती थी समाज में, उस पर उन्होंने व्यंग किया। अंग्रेजों का भी इन्होंने विरोध किया है अपने रचनाओं में। अब देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अलावा कौन कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दत्त और राधा चरण गोस्वामी। ये दोनों याद रखिएगा, राधा कृष्ण दत्त और राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भी हो जाएंगे, अभी हम देखेंगे सबको। भारतेंदु जी के नाटकों में जो गीत हैं उनमें एक और तो भारत के अतीत गौरव का अंकन किया गया है, दूसरी ओर वर्तमान अधोगति का चित्रण। इस लाइन को आप समझ गए होंगे। इसमें यही कहा जा रहा है कि भारत के अतीत गौरव का अंकन किया गया है, और दूसरी तरफ जो भी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भारत का एक अतीत गौरव में शक्तिशाली जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, और जो वर्तमान में जो गति इनकी हो रही है वो उन्होंने लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा,
हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा, ये सब कविता हैं प्रताप नारायण मिश्र की, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की बात करें तो समकालीन विश्व का उद्घाटन इन्होंने भी किया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके भारतेंदु युग के कवि और कृतियाँ। तो अभी हमने भारतेंदु जी को बहुत अच्छे से देख लिया, सभी रचनाओं को। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इनकी रचना, ठीक है, जो कि पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन भारतेंदु युग के कवि है या भारतेंदु मंडल के कवि है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब्र उपनाम से कौन लिखते थे? अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। आनंद कादम्बिनी इन्हीं की पत्रिका है जो कि मासिक है, और नागरी नीरद इन्हीं की पत्रिका है जो साप्ताहिक है। तो बहुत अब आपका थोड़ा सा अगर डिटेल में जाना चाहेगा तो इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से कौन सा मासिक पत्रिका है, या कौन सा निम्न में से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, ठीक है। अब इनकी प्रमुख कृतियों को देखिए तो प्रेमघन सर्वस्व का जो संकलन किया गया है वो जीर्ण जनपद, बहुत बार पूछा गया है जीर्ण जनपद। आनंद अरुणोदय, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, जो मैं आपका राउंड कर रही हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और समझिए कि पूछा गया है काफ़ी बार। हार्दिक हर्षोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा विनोद, लालित्य लहरी और ब्रजचंद पंचक, तो ये इनकी रचना है। राजभक्ति और राष्ट्रीयता का समन्वय इनकी रचनाओं में मिलता है। देश की दुर्दशा का भी इन्होंने, दुर्व्यवस्था का इन्होंने चित्रण किया है। ब्रज भाषा में इन्होंने रचना किया है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनका समय याद रखिए 1856 से 1894, ठीक है। कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे ये, और ब्राह्मण पत्रिका संपादन भी इन्होंने किया था। समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन इन्होंने अपने रचनाओं में किया। ये भी ब्रज भाषा की काव्य रचना करते थे। प्रमुख कृति की बात करें, प्रेमघन, पुष्पावली, मन की लहर बहुत बार पूछा गया है, लोकोक्ति शतक, तृप्तयंताम और श्रृंगार विलास, याद रखिए प्रताप नारायण की रचना। आगे देखिए जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह की बात करें, इनका समय ध्यान में रखिए 1857 से 1899। तो श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। प्रकृति प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतेंदु युग में। भावुक मनोवृत्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ब्रज भाषा में ही इन्होंने भी रचनाएं की हैं। अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी रचना की बात करें तो प्रेम संपत्ति लता इनकी रचना है। श्याम लता बहुत पूछा जाता है। श्याम सरोजनी देवयानी पूछा जाता है काफ़ी बार। श्री ऋतु संहार अनुदित है, और मेघदूत भी अनुदित है, ठीक है, मतलब अनुवाद किया हुआ रचना है इनका। आगे बढ़िए अंबिका दत्त व्यास, इनका समय देखिए 1858 से 1900 ईस्वी। ये सब आप देख रहे हैं कि लगभग इसी सब डायमेंशन में लिखा गया, यही सब समय में, इसीलिए इनको भारतेंदु युग का कवि कहा गया है, ठीक है। ये पीयूष प्रवाह इनकी पत्रिका का नाम है। बिहारी विहार में बिहार के दोहों का कुंडलियां छंद में विस्तार इन्होंने किया है। कंसवध अपूर्ण है इनकी रचना। खड़ी बोली में प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है अंबिका दत्त ने, कंसवध, ठीक है। और ये भी ब्रज भाषा के ही कवि हैं। इनकी प्रमुख कृति में आ जाएगा पावस पचासा, बहुत पूछा जाता है। सुकवि सतसई भी पूछा गया, हो होरी भी पूछा गया, और बिहारी विहार भी पूछा गया। चारों इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास याद रखिएगा। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास। तो इसमें याद रखिए भारतेंदु के फुफेरे भाई थे ये राधा कृष्ण दास, ठीक है। इनका समय है 1865 से 1907। कविता के अतिरिक्त नाटक और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी ये रहे हैं राधा कृष्ण दास। पूछा सकता है निम्न में से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा राधा कृष्ण दास को। और भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना इनकी रचनाओं में मिलती है। और ये ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी इन्होंने रचना किया है। इनकी जो ग्रंथावली है उसमें भारत बारहमासा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बारहमासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना इन्होंने की है, ठीक है। आगे बढ़िए नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी का ध्यान रखिए, ये भी ब्रजभाषा के कवि है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु हैं। और श्रृंगार, भक्ति भावना और श्रृंगार इसकी प्रधानता है इनकी रचनाओं में। और इनकी प्रमुख कृति है कुब्जा पचीसी, पूछा जाता है नवनीत चतुर्वेदी का।
गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई जो हैं, इसमें यही ध्यान रखिए, ये भी सौंदर्य और भक्ति भावना पे इन्होंने लिखा है। ये भी ब्रज भाषा के काव्य रचना इन्होंने की है, नीति काव्य की रचना की है। अब ये काफ़ी बार देखिए पूछा जाता है। पावस पयोनिधि बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम में। श्रृंगार सरोजनी, राधामुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? गोविंद गिल्ला भाई की है। ठीक है। एक और है राधाचरण गोस्वामी, इनकी रचना है नव भक्तमाल। अभी हमने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले, तो नव भक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। दुर्गातर व्यास की रचना है अधमोद्वार शतक। तो ये थे आपके कुछ भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है। अब हम देखते हैं भारतयुगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको करेंगे और आज का क्लास हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीयता की भावना, जो है इन सभी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। इसमें हम कुछ कथन भी देखेंगे इम्पॉर्टेंट वाले, तो आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से अभी हम इसको समझेंगे, क्योंकि भारतेंदु जी का बहुत सारा कथन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, बस सुनेंगे ध्यान से, आपको सभी चीज़ें समझ आएंगी। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य भरी बातों का निर्वाह करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया है। भाषा, छंद, भाव आदि सभी दृष्टि से जो है इन सभी साहित्यकारों ने इस प्रवृत्ति में देखने को मिलता है इनकी रचनाएं। अब देखिए राष्ट्रीयता की भावना मिलती है। विदेशी शासकों के अत्याचारों से प्रेरित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए भारतेंदु युगीन कवियों ने क्या किया? बहुत सारी रचना यहाँ पे मिलेंगी आपको, जैसे राधाचरण गोस्वामी की कविता है हमारो उत्तम भारत देश। राधा कृष्णदास की कविता है भारत मासा। बद्री नारायण चौधरी की रचना है धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी। ये किसकी कविता है? बद्री नारायण चौधरी की। और ये सभी किससे ओतप्रोत है? तो ये सभी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी की ये पंक्ति काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र इन्होंने यहाँ पे अंकित किया है। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये वाली पंक्ति आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धर विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो ये दोनों ही पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की है। आगे देखिए समाज की दुर्दशा का चित्रण। समाज की दुर्दशा का चित्रण भी जो है आधुनिक काल में भारतेंदु युगीन कवियों ने बहुत ज़्यादा किया है। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर अपनी आंखें मूंद ली थी। आप देख रहे थे कि रीतिकाल में ज़्यादातर लोग राज प्रशस्ति पर जोर देते थे, राजाओं के बारे में लिखते थे, ना कि समाज पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है। तो इसमें जो है भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन, उसका तथ्य निरूपण में बहुत रुचि दिखाया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ, और इसलिए नव जागरण काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और विधवा विवाह, नारी विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की जनता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कविताओं में बढ़ चढ़कर इन्होंने योगदान किया। जैसे भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा पर इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। पंक्ति काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, और कई बार ये भी पूछी गई कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो भारत दुर्दशा से ये पंक्ति ली गई है, जो कि भारतेंदु की ही कविता है। रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई। जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग किया है कि चूसहूँ चुरुट लाख पर, लागत पान बिना मुहसून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। तो ये सभी जो है यहाँ पे आपने देखा है कि किस प्रकार से ये लोग विरोध करते थे, कटाक्ष करते थे जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग थे, जो देसी दिखावटी जो चल रही थी उस समय में, वो उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। अब एक और है देखिए राधाचरण गोस्वामी का। इन्होंने भारत दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा है, भारत की दुर्दशा का। मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। तो ये पंक्ति भी आपका पूछा जाता है, राधाचरण गोस्वामी की पंक्ति है, और भारत की दुर्दशा पर इन्होंने ये लिखा है।
अब कुछ इन्होंने श्रृंगारिकता पर भी लिखा है। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। जैसा कि आपने देखा रीतिकाल में जो है थोड़ा सा मर्यादा विहीन भी हो गए थे नायिका नायिका भेद का वर्णन करने में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे भारतेंदु युग के जो कवि थे वो श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति इन्होंने की है। रीतिकालीन पद्धति पर नखशिक वर्णन नायिका भेद का चित्रण जो इन कवियों ने किया है, साथ ही कृष्ण को नायक माना है और राधिका को नायिका मानकर उन्होंने इनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया। जैसे कि भारतेंदु की जो रचना थी जिसमें प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखिए भक्ति भावना। भक्ति भावना का भी भारतेंदु युग में देखने को मिला है, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये है कि भारतेंदु जी पुष्टि मार्गी भक्त थे और ये वल्लभ संप्रदाय से में दीक्षित हुए थे। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो भारतेंदु जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और इन्होंने ये पंक्ति लिखी, ये पूछा जाता है आपका, मेरे तो साध एक ही हैं जग नंद लला वृषभानु दुलारी। मतलब श्री कृष्ण और राधिका, ये दो ही इनके साध हैं और ये इनके साध। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य और कार्तिक स्नान, ये तीन रचना जो है ये भक्ति परक इनकी रचना हुई है। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा भारतेंदु जी की भक्ति परक रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सारा आपका एक बार डाला है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। देखिए ये भी भारतेंदु जी की ही पंक्ति है। नैन भरी देखी लेहूँ यह जोरी, मन मोहन सुंदर नर नार, श्री वृषभानु किशोरी, कहाँ कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, यह संसार सांवर यह गोरी। मतलब इन्होंने कृष्ण जी और राधिका जी के प्रेम का वर्णन किया है और बहुत ही मर्यादित तरीके से किया है। आपको कहीं भी देख के इसको ऐसा नहीं लगेगा कि नायिका का मतभेद, नायिका का इन्होंने कुछ गलत तरीके से इन्होंने भाषा का प्रयोग किया हो। ठीक है, देखिए राधा कृष्ण का ही कृष्णदास का ही एक कथन है, जय विजया संतन तजिताही मूढ़ लपटात, जो नंडारत वामन करी स्वान स्वाद सौखात। तो ये पंक्ति भी आपका पूछा गया है एक दो बार एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए इसको डाल दिया है। अब देखिए इस काल में कुछ भक्ति परक रचनाएं हुई, कौन कौन सी, तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए अलौकिक लीला किसकी थी, बद्री नारायण चौधरी की, हमने देखा है इसको, ये भक्ति परक है। कंसवध अंबिका दत्त व्यास की, सूर्य स्त्रोत बद्री नारायण चौधरी की, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की, भक्ति सर्वस्व भारतेंदु की, विशाख महात्म्य और कार्तिक स्नान अभी हमने देखा, ये तीन भारतेंदु की थी। ठीक है, इसके बाद एक प्रकृति चित्रण में इन्होंने किया है, ये आपने अलंकार की रचना में काफ़ी पढ़ा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुकु कुल सौ जल परसन हित मन हो सुहाए। तो ये पंक्ति ये बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है बताइए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया है, कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति का निरूपण भी किया है। जमुना का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, यहाँ पे यही पंक्ति में दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हास्य व्यंग की प्रधानता बहुत ज़्यादा थी। आप इनकी पंक्ति आपके इनकी अगर आप पढ़ेंगे भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी पढ़िएगा आप, अंधेर नगरी, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया गया है, बहुत ही हास्य व्यंग तरीके से शासन पर, सत्ता पर इन्होंने कटाक्ष किया है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। मतलब सब्जी भी टके सेर में मिलता और खाजा भी टके सेर मिलता था, बहुमूल्य चीज़ें भी उसी दाम पर, मतलब कोई मोल ही नहीं है। अगर शासन, अगर वहाँ की सत्ता सही नहीं होगी तो वहाँ की जनता भी वैसी हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने दिखाया है इस रचना में, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस काल के कवियों में हास्य व्यंग परक रचनाओं को महत्व देते हुए इसके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों पर इन्होंने कटाक्ष किया है। ठीक है, अब भारतेंदु जी के एक नाटक और एकांकी का यहाँ पे जो है अंधेर नगरी का ही एक प्रसंग है, चूरन वाला। चूरन वाला था एक जो चूरन बेचता था, वो क्या लिखा है, चूरन साहब लोग जो खाता, सर सर हिंद हजम, सब हो गया, सब हिंद हजम कर जाता, मतलब सब हिंदुस्तान को हजम कर जाता है चूरन खा के। तो ये एक तरह से इन्होंने व्यंग किया है।
प्रताप नारायण मिश्र की कविता हरगंगा बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, उर्दू का स्यापा, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। हास्य व्यंग पर आधारित इनकी कविता है ये, ठीक है। अब समस्या पूर्ति, मतलब इसमें एक छोटा सा ये भी जान लीजिए कि भारतेंदु काल में कई समस्या पूर्ति के भी काव्य रचित हुए हैं, जिसमें एक एक पद में आपको समस्या के रूप में दिखाया जाएगा, फिर उसको उसका वर्णन करते हुए उसका जो सॉल्यूशन है उसको भी दिखाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी रचना का प्रयोग इन्होंने किया है, एक जस्ट याद रखिए, अगर ऑप्शन में दिख जाए तो समझिएगा। ब्रज भाषा का प्रयोग आपने देखा कि जितने भी कवि थे सबने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। फिर क्यों खड़ी बोली का प्रयोग कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, इन कवियों की भाषा पद्माकर और घरान जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं थी, मतलब प्योर एकदम नहीं बोलते थे, मिला जुला भाषा होता था, प्योर ब्रज भाषा भी नहीं। तो इनके समय रीति काल में तो पूरा ब्रज भाषा का ही था, लेकिन आधुनिक काल आते आते इनके समय में इन्होंने प्रवाह तो जारी रखा, साथ में पंडित नारायण मिश्र और जो थे ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव था, उर्दू के शब्दों का प्रभाव दिखता था, तो प्योर ब्रज भाषा नहीं होता था। अब यहाँ पे देखिए कि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है फूलों का गुच्छा में। भारतेंदु जी ने फूलों का गुच्छा में उर्दू के पर्याप्त शब्द मिल जाते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि धीरे धीरे जो था ये खड़ी बोली का रूप ले रहा था, और खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी हैं, कला और भाव की दृष्टि से उतने प्रभावपूर्ण नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं। अभी ये आपको दिखेगा जो हिंदी का है द्विवेदी युग में आपको फिर दिखेगा कि बहुत ही शुद्ध तरीके से रचित हुआ है। तो कैसे आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा युग को कैसे कैटेगराइज किया गया है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भारतेंदु युग में आपने देखा कि धीरे धीरे जो है शुरुआत हो गई है, हालांकि अभी बहुत शुद्धता देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकलकर समसामयिक समस्याओं से जोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लाइन का मतलब समझ रहे होंगे कि रीतिकालीन जो भी परिवेश था, जो राजाओं तक ही सीमित था, उसको उससे निकल करके उन्होंने समसामयिक समस्या जो कि समाज की समस्या होती थी उससे इन्होंने जोड़ दिया था। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन इन्होंने किया, भले ही दबी जबान में किया, बहुत ही खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन किया। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ था, और वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे हमने पूरा भारतेंदु युग बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे मैं पुनः आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे संपूर्ण हिंदी साहित्य आपको मिल रहा है, ऐसा कंटेंट आपको इतने कम दामों में, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको आज शाम को जो है भारतेंदु युग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ, 7992287750, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।